दिल सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया। कलाकार है, रोमांटिक तो होंगे। लवर्स में लवर्स हम लोग वहां पहुंच जाते थे, बहुत सारे खत लिखे हैं और बाकायदा चुपके चुपके दिए भी हैं। यूं फेवरेट एक्ट्रेस काफी सारी हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी हमेशा तमन्ना रही कि अगर मैं कोई प्ले करूं या कोई सीरियल में मुझे काम मिले तो इनके साथ मिले, कलाकार और मैथ्स। अब और मैथ्स। तो वो साल जो था मेरा जी का जंजाल हो गया, और आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं बाइज्जत फेल हुआ। फिर हुआ सही पकड़े हैं। मतलब दर्शकों ने हमें शाहरुख खान के बराबर लाके खड़ा कर दिया तुरंत। बहुत लोगों को ये लगता है कि शायद मैं हिमाचल का हूँ भी या नहीं हूँ। हिमाचल के आप हैं, तभी आप इस पॉडकास्ट स्टूडियो में भी हैं। सही पकड़े हैं। मारा हिमाचल जो हमारा पॉडकास्ट है, उसके पहले अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी मित्तल, और जैसा हमारी टैगलाइन है, अपने लोग अपने किस्से, तो अपने लोग भी हैं और किस्से तो हम उनसे सुनेंगे ही। तो हम स्वागत करते हैं रोहिताश गौर जी का अपने स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो रोहिताश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो है भाभी जी। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये क्या किस्सा है, कैसे आप इस पूरे सीरियल से जुड़े, और ये क्यों लोगों के जो कहते हैं कि मन मन की कहानी हो गई, घर घर की कहानी हो गई। देखिए, ऐसा है कि इसके जो राइटर थे, अब वो थे हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, मनोज संतोषी उनका नाम है, और वो हबीब तनवीर साहब के ग्रुप में काम किया करते थे। हाँ। क्योंकि मैं भी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो अक्सर उनके हबीब तनवीर साहब के नाटक देखा करते थे, तो उनके साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो अचानक से जब मैं ये सीरियल कर रहा था जिसका नाम है लापतागंज था, शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर आधारित था, वो बड़ा फेमस हुआ था, वो बहुत पसंद किया करते थे मनोज संतोषी। तो जब वो खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रोहित, मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, जो एक फैमिली ड्रामा है, दो फैमिलीज का ड्रामा है, लेकिन थोड़ी सी नॉटी कॉमेडी है। अच्छा। ये एक शरारती कॉमेडी है। और इसमें जो है वो एक पड़ोसी दूसरे की बीवी से मोहब्बत करता है, और वो पड़ोसी इस पड़ोसी की बीवी से मोहब्बत करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो गुण मुझे चाहिए थे वो उसकी पत्नी में दिख रहे हैं, और उसको लगता है कि जो गुण मुझे अपनी पत्नी में दिख रहे हैं वो इस पत्नी में दिख रहे हैं। घर घर की कहानी है वैसे तो ये। तो बस उन्होंने कहा, मैंने कहा यार, मैंने लापतागंज नाम का सीरियल किया है जिसमें मैं जो हूँ एक बहुत ही आदर्शवादी कॉमन मैन की भूमिका निभाई है, और वो जो है वो सोशल कॉज की बात करता है हमेशा। तो कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं है, देखिए आप अभिनेता हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कैरेक्टर को आराम से कर जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैंने कहा चलो, मुझे अपनी एक्टिंग को तोड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ एक तरफ एक बहुत सीरियस किस्म का मैं किरदार निभा रहा हूँ, वहाँ पर एकदम से एक अलग किस्म का दिलफेंक आदमी, तो इसको करने में एक चैलेंज भी है। तो मैंने बड़ी खुशी खुशी उन्हें हाँ की। तो हम ये सोच रहे थे कि ये सीरियल मात्र 3 महीने का होगा, क्योंकि क्या इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हिंदुस्तान की जनता पता नहीं इसको कैसे ले ले जी। क्योंकि यहाँ तो बात बात में झंडे उड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध बात है, एक दूसरे की बीवियों से मोहब्बत, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें ना उड़ जाएं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जब इसकी रेटिंग आई तो उसी चैनल पर NTV पर शाहरुख खान का एक रियलिटी शो शुरू हुआ था, जिसे शाहरुख खान कंडक्ट कर रहे थे। उसके जितनी आ गई। अच्छा। मतलब दर्शकों ने हमें शाहरुख खान के बराबर लाके खड़ा कर दिया तुरंत। तो हम हैरान रह गए, हमने कहा यार ये क्या हो रहा है। और बस ये एक सबसे बड़ी चीज रही कि आज जिस चीज को हम 3 महीने का मान के चल रहे थे, वो आज 11वें साल को क्रॉस करके 12वें साल में प्रवेश कर गया है। राज जी, अगर हम हिमाचल की बात करें और शिमला की बात करें, तो अक्सर जो लोग यहाँ रहते हैं उनका ये मानना है, क्योंकि आपकी सीरियल से बहुत मिलती जुलती बात कह रही हूँ मैं, कि शिमला में अगर रात को आपकी चीनी ख़त्म हो जाए तो सिवाय पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहता। तो ये सीरियल
बहुत जब हिमाचल में देखा जाता है तो बिल्कुल हम कनेक्ट कर पाते हैं कि भाभी जी घर पर है, क्योंकि आप मेल से तो भागोगे नहीं, पूछोगे तो यही भाभी जी घर पर है, तो हम बहुत कनेक्ट कर पाते हैं इस सीरियल से। लेकिन हम कहानी आपकी शुरुआत से सुनना चाहेंगे। हिमाचल से आपका बहुत नाता है, आपकी शुरुआती बचपन यहाँ पर बीता, बिल्कुल। आप नाभा में रहे, आप बता रहे थे लोअर बाजार में रहे, तो कुछ सुनना चाहेंगे कि कब मतलब कैसे आप यहाँ पर आए, आपका घर कहाँ है, आपके दादा दादी कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे। देखिए, दादा दादी जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने हमें यही बताया कि हम लोगों की जड़ें सिरमौर में रही हैं, अच्छा। और वो नाहन में बहुत रहे, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे हाँ, हाँ। सब नाहन में। और फिर नाहन से ही फिर पापा शिमला आए और यहाँ पर वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करने लग गए। और साइड बाय साइड उन्होंने एमेचर थिएटर मूवमेंट एक शुरू किया, अच्छा। शौकिया रंगमंच जिसे कहते हैं। आज भी गेटी थिएटर का वो भाग है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो जब मैंने होश संभाला तो पापा जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में जॉब करते थे, और हम नाभा हाउस में 12 नंबर की कॉटेज में रहा करते थे। अच्छा। उस समय नाभा हाउस बहुत खूबसूरत था, एक बगीचा था बहुत बड़ा, और चारों तरफ खाली खाली छोटी छोटी सी कॉटेजेस होती थी। वो मेरा बचपन जो नाभा में कटा है, मैं आज तक नहीं भूल पाता। मैं भी नाभा में ही मेरा बचपन कटा अच्छा। है। हाँ, तो बिल्कुल वो बाग आपको याद 12 होगा। मेरे ख्याल से आपने वो तब शायद वो मंदिर बन गया था क्या? हाँ, मंदिर लगभग ऑलमोस्ट बन गया था। मैं जाता था वहां पर तो कंस्ट्रक्शन अंत की कंस्ट्रक्शन शुरुआती तौर पर जब मतलब हाँ। बन गया पूरा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बचा, टचअप चल रहा था उस समय। अच्छा, उस समय। अच्छा। हम बहुत जाया करते थे उस समय। और वहाँ की जो गली है, हाँ। जिसको हम छोटा सा जहाँ मैदान आता जी, है, हाँ। वहाँ पर तो क्रिकेट आज भी खेला जाता है, वहाँ बच्चे और आज वहाँ भी पर खेलते क्लब हैं। में फिल्में आती थी। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? फागली क्लब में, फागली क्लब में वहाँ पर आती थी। पिक्चरें बिल्कुल देखा करते बिल्कुल। थे। तो वो बचपन मैं कभी नहीं भूल सकता। बर्फ पड़ती थी तो बेलचों से बर्फ हटाते थे हम लोग बचपन में। वो सारी चीजें आज भी वो जहन में है। कई बार मैं वहां जाता हूँ लेकिन देखता इतने सारे घर बन गए हैं। नाभा उसकी रामलीला कभी नहीं भूल पाता। अच्छा, हाँ, वो नाभा क्या, नाभा और फागली दोनों जगह, बाद में फागली में शुरू हुई। अच्छा, फागली में शुरू, पहले नाभा में पहले शुरू हुई नाभा थी। में होती थी, जहाँ पर गुरुद्वारा मंदिर होता है और गुरुद्वारे के बीच में बीच में बिल्कुल, अब तो वहाँ बिल्कुल, बहुत जो सारे जगह घर है। वर बन गए। बिल्कुल। तो ये बचपन फिर हमारा वहाँ कटा। और फिर पापा ने जो प्रतियोगिता शुरू करी 1955 में, मतलब हम तो बहुत बाद में आए, वो बलराज साहनी, मदनपुरी और प्रेम चोपड़ा साहब के साथ मिलकर शुरू की। तो वो था कि एमेचर थिएटर को ज़्यादा आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था। तो समाज में थोड़ा सा वैमनस्य की एक भावना थी। तो बलराज जी क्योंकि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से थे, इप्टा जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि सुदर्शन, ये कला ही, ये प्ले और रंगमंच एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना हर जात संप्रदाय के लोग जुड़ेंगे जी। इसमें। ये बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि ये कला है, और इसमें जो सुर है, जैसे सुर तो 7 है और पूरी दुनिया में 7 ही सुर है जी। और उसके 8वां है ही नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा जब कला के ये सुर है तो इनको पिरोते हैं एक जगह। तो उन्होंने शिमला को इसका गढ़ चुना, और उन्होंने पहले जो शुरुआत की थी वो हिमाचल थिएटर्स नाम से थी। अच्छा। हिमाचल थिएटर्स के नाम से ये संस्था चलती थी, जिसमें मेरे ही ताया जी रमेश गौड़ थे, जिन्होंने पूरे हिमाचल में अपना काबुली वाला नाटक बहुत खेला है। हाँ, काबुली वाला। और मेरे ख्याल से हमारी जो एरा के बच्चे हैं जी। वो तो काबुली वाला देख देख कर ही बड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सारे एक्टर्स ने काबुली वाला में यहाँ काम किया है। बहुत सारे वो गांव में मतलब ये उन्होंने किए हैं, हजारों की संख्या में शो किए होंगे उन्होंने। रोहिताश जी, अगर याद करें आप ना, तो पुराना अगर हम शिमला देखें तो उस समय जो कश्मीर से काबुली वाला तरह के लोग आया करते थे। जी बिल्कुल। मुझे याद है कि वो बच्चों को बहुत कभी मेवे दे दिया करते थे। कोई किस्सा याद है आपको कुछ इस तरह का? नहीं, इस तरह के किस्से तो नहीं, लेकिन ये कहानियों में ही हमने ज्यादातर पढ़ा है, क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी ही है। हाँ, बिल्कुल, वो तो बंगाल की कहानी है, लेकिन हमने खुद इसको जिया है। मतलब हिमाचल के लेकिन लोग। डेफिनेटली कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग लोग जरूर आया करते थे, जो बहुत प्यार मोहब्बत देते थे, और काफी कुछ मतलब उनका ना, जैसे एक सेंटा क्लॉज टाइप का एक उनका व्यक्तित्व हुआ हाँ, करता था व्यक्तित्व, उस समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के लोग बहुत थे। अब तो पता नहीं कहाँ वो पौधी अलग
कहाँ चली गई बिल्कुल, पता हाँ, नहीं। तो बात थी हिमाचल थिएटर्स की। हिमाचल थिएटर्स के बाद फिर मेरे पापा ने एक अलग संस्था अखिल भारतीय कलाकार संघ, जिसे हम ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन कहते हैं, वो शुरू करी थी बाद अच्छा। में। और फिर उसके तहत ड्रामा डांस कंपटीशन शुरू हुआ, जो लगातार चल रहा है इतने सालों से। और इस बार जो हुआ है खत्म कल, वो 71st था। अच्छा, दैट्स तो फिर नाइस। मेरे पापा यहीं से रिटायर हुए और यहीं से वो पेंशन प्राप्त करते रहे। मेरी एजुकेशन, नाभा में मैं बहुत बीमार रहने लगा था, तो मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि मैं प्लेन्स में जाऊं, क्योंकि मेरी बॉडी यहाँ के उसको स्वीकार नहीं कर रही थी, यहाँ के एटमॉस्फेयर को। तो मैं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई लेडी एरविन स्कूल में, अगर आपने सुना हाँ, होगा। लेडी एरविन स्कूल, लेडी एरविन बिल्कुल, स्कूल, जहाँ पर अभी डेल्जील होटल है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। वहां पर लेडी एरविन स्कूल होता था। हाँ, मुझे याद है, बिल्कुल, हाँ जी। तो वहां पर मैं पढ़ता था पहली क्लास में। उसके बाद फिर मेरी एडमिशन मेरे पापा ने दोबारा केंद्रीय विद्यालय जाखू में कराई। अच्छा, लेकिन वहां पर भी मैं फर्स्ट क्लास में बहुत बीमार रहने लगा। मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, वो अभी भी है। हाँ। तो फिर प्लेन्स में नाना नानी के पास शिफ्ट होने को कहा, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जाखू से मैं भी लेकर, स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, जाखू से लेकर फिर मैं नागपुर में मेरी ज्यादातर स्टडीज हुई। और तब से मेरी ज्यादातर एजुकेशन अब बाहर हुई है। इसलिए बहुत लोगों को ये लगता है कि शायद मैं हिमाचल का हूं भी या नहीं हूं। हिमाचल के आप हैं, तभी आप इस पॉडकास्ट स्टूडियो में भी जी। हैं। और आपका जो हिमाचल से नाता है, वो जो आपकी यादें हैं, खास करके नाभा से जो यादें हैं, वो जी। जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचली के लिए किसी भी जब मैं भी बड़ी हुई 80s में, 84 में मैंने 10th पास की, किसी भी हिमाचल के व्यक्ति के लिए बॉम्बे जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, बिल्कुल, है ना। और अगर हम कहें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपकी सिलेक्शन हुई, वो तो एक ड्रीम जो है, किसी का ख्वाब हो तो जी। बंदा नेशनल बहुत स्कूल सही। ऑफ ड्रामा में जाता था। और बहुत सारे लोग, मुझे याद है, उस एरा में कोशिश भी करते थे। जब हम बैचलर्स करते थे, उसके बाद हर जो भी थिएटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जी। है, जो भी मीडिया से जुड़ा व्यक्ति है, वो कोशिश ज़रूर करता है। जी। लेकिन पहुंचने वाले आप विरले थे। और आपने जिस बुलंदियों को छुआ, वो भी एक बिल्कुल रिकॉर्ड है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक हिमाचली के लिए बॉम्बे जाकर स्थापित होना कितना बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, निस्संदेह बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत मानता हूँ, जो इसमें कहते हैं कि अगर आप अपना हुनर लगातार विकसित करें, जैसे टैलेंट तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें बचपन से आमद होती है, जिसको बोलते हैं ना, ऊपर से कोई चीज़ आपको मिलती है, लेकिन उसको निखार बहुत ज़रूरी है, उसको गढ़ना पड़ता हाँ, है। उसको गढ़ना पड़ता है, मांझना पड़ता है। और वो एक रियाज है पूरा की पूरा। ये अभिनय कला भी एक रियाज है, ये एक पूरी स्टडी है। हम लोग ना आजकल उसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये पूरी पढ़ाई है जो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने के बाद पता चली। एंड थैंक्स टू यहाँ की जो लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उस समय डायरेक्टर SN जोशी साहब हुआ करते थे यहाँ। उन्होंने, श्रीनिवास जोशी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप उन्होंने जो थिएटर से था, बहुत जुड़े हुए रहे हैं वो, जी, डिस्पाइट बीइंग IAS, जी, लेकिन बहुत तो theatre से- उन्होंने जो था यहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई थी शिमला में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कोलैबोरेट करके 1 महीने की। अच्छा। और ये यहीं पर आपका चौड़ा मैदान म्यूजियम में हमारी क्लासेस होती थी। अच्छा। 1 महीने की ये वर्कशॉप थी जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और यहाँ पर हमने आगरा बाजार हबीब तनवीर का प्ले किया था, जो देवराज अंकुर ने डायरेक्ट किया था। यहीं से हमारा प्रोफेशनल थिएटर के प्रति बीजारोपण शुरू हुआ एक तरह से। अच्छा। यहीं से। और ये मेरी बहुत किस्मत रही, मतलब थैंक्स टू यहाँ के सारे गुरुजनों का, कि मेरा पहली ही बार में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हिमाचल से, शिमला से सिलेक्शन हुआ। और मंडी से हमारे पवन कुमार नाम के एक हैं, उनका। वैसे मैं एक बात जो जानना चाह रही थी कि कोई भी सरकारी व्यक्ति जो होता है, जैसे आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनका पहला ड्रीम होता है कि बच्चा किसी तरह से सरकारी नौकरी में चला जाए। तो उस ड्रीम को, उस जो बात को कैसे आपने हैंडल किया, ये जानना चाहूँगी। नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। एक्चुअली नेचुरली पापा थिएटर से वाबस्ता थे, लेकिन उनको यही था कि यार थिएटर में, और वो भी हिंदी रंगमंच में, पैसा वैसा तो है नहीं, बिल्कुल, ये शौकिया तौर पर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, मैं तो इसको प्रोफेशनली अपनाऊंगा, मैं इसकी बारीकी में जाना चाहता हूँ कि ये कला है क्या बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया, मुझे 11वीं में जो है वो साइंस दिलवा दी।
मेडिकल के नॉन मेडिकल? नॉन मैथ्स वाला, नॉन अच्छा। मेडिकल। कलाकार और मैथ्स। अब और मैथ्स, अब वो जो साल था मेरे लिए जी का जंजाल हो गया। मैंने कहा पापा ये क्या कर रहे हो बेटा, नहीं देखो। भाई इनकम टैक्स वाले थे वो। हाँ, इनकम टैक्स वाले थे। वो कहने लगे नहीं बेटा देखो ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, ये भले ही मैं रंगकर्मी हूं, मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि इसमें तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, तुमसे शादी भी कोई नहीं करेगा। शादी और बड़ा चैलेंज। हाँ, तो तुम पहले अच्छी सी जॉब ढूंढो, और वो तभी होगा जब तुम साइंस या ये सब चीजें लोगे। बिल्कुल। तो वो साल जो था मेरा जी का जंजाल हो गया, और आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं बाइज्जत फेल हुआ। फेल भी और बाइज्जत भी। बाइज्जत, कि मैंने माना कि ये बाइज्जत फेल होना है। हाँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्योंकि मेरे एक प्रोफेसर थे एडी अरोड़ा, उन्होंने मेरे पापा को समझाया कि गौड़ साहब कहाँ एक आर्टिस्ट को साइंटिस्ट बनाने पे तुले हैं आप, वो एक कलाकार है। क्योंकि मैं कविता पाठ, डेक्लेमेशन ये सब बहुत करता था, सिंगिंग भी करता था बहुत। सिंगिंग करते हैं अभी भी? हाँ। फिर तो गाना सुनेंगे। तो उन्होंने कहा, तो पापा फिर एंड में मान गए। फिर मैंने आर्ट्स लिया। अच्छा। और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया। हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तब मैंने जाना कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है पुराने किलों में जाना, देखना, तरह तरह की वो एक्सकवेशंस, ये सब मेरा बड़ा शौक है। मैंने कहा यार ये है मेरी, ये तो असली फील्ड। फिर हुआ सही पकड़े हैं। फिर हुआ सही पकड़े हैं। फिर पिताजी ने भी कहा हाँ बेटा ये सही पकड़े हैं। ये जो डायलॉग है ना, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर सोशल मीडिया ग्रुप, उस पर बिल्कुल छाया रहता है। पॉलिटिकल सर्कल में भी छाया हुआ है। अच्छा। जब नीतीश कुमार और लालू जी मिले थे ना पहली बार, तो भी उन्होंने एक दूसरे के गले मिलकर कहा था सही पकड़े हैं। तो मतलब आपका जो सीरियल का जो डायलॉग है वो आज राजनीति में भी है, लोगों की दोस्ती में भी है ना, और बीवी और पति के बीच तो है ही है। तो शिमला की और कुछ बातें याद दिलाना चाहूँगी आपको कि जब आप शिमला से कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनसे अभी भी आप आकर मिलते हैं? मैं यहाँ के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लगभग मेरा पूरा थिएटर का सर्कल यही है। हाँ, भूपेंद्र शर्मा। हाँ जी, भूपेंद्र है, प्रवीण चांदला है, हाँ, देवेंद्र शर्मा है, अनिल जी हैं, हाँ, अनिल शर्मा जी हैं। हाँ, अनिल शर्मा जी है, जाहिर सी बात है। तो इवन पुराने लोग भी मैं उनको ढूंढ रहा हूँ आजकल। क्लॉडियस ब्रदर्स, आपने सुना है? दो भाई थे ये, दो क्लॉडियस ब्रदर्स। मैंने सुना है पर मैं कभी मिली नहीं उनसे। माल रोड पे पाए गए, अब नहीं दिखाई दे रहे काफी समय से। ये सब दोस्त हैं मेरे। और संजय सूद जो हाँ, DPR संजय और सूद शिमला तो रहे हैं, बिल्कुल ड्रामा ऑफिसर। दयाल प्रसाद, वो तो अभी मिस्टर जजमेंट में भी थे। अच्छा। ये सब लोग अभी मेरे से सारे मिले हैं आके। हाँ हाँ। अमला रॉय, हाँ, वो तो मेरी सीनियर है नेशनल स्कूल। और अगर हम हिमाचली दोस्तों की मुंबई में बात करें तो कौन कौन लोग हैं जो आप जिनके पास लगातार जाना हो? मेरा बहुत मिलना जुलता होता है रवि कौशल से। रवि कौशल जी बहुत अच्छे, हमारे साथ NSD रेपेटरी में भी साथी थे वो। हाँ हाँ। उनसे मेरा अक्सर मिलना जुलना उनका भी कल मैंने एक स्टोरी लिखी थी, उस पर कमेंट आया, तो वो मेरे भी फ्रेंड ग्रुप में है। बड़े सारे लोग जो हैं हिमाचल के जो मुंबई में हैं, तो वो लोग हिमाचल को पढ़ते भी हैं, हिमाचल के लोगों को फॉलो भी करते हैं, और दोस्ती तो निभाते ही है। यस। और कितना मतलब आपने हिमाचल के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं, मैं बात करूं तो, और अक्सर उनका मिलना भी होता है। वहाँ पर एक एसोसिएशन भी है जो उसको, हालांकि मुंबई की एसोसिएशन के बारे में मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन बैंगलोर में एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो हिमाचल जो हर साल एक प्रोग्राम करती है। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम आप मुंबई भी शुरू कीजिए। हाँ, नहीं मुझे करना है। एक्चुअली मेरे साथ ये रहा ना कि पिछले 20 साल जो गुजरे मेरे, वो बहुत व्यस्त गुजरे हैं। और बम्बई ऐसी जगह है जहाँ पर दोस्तों से भी मिलने में ना बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल। मतलब अचानक से लगेगा यार मैं तुमसे कब मिला था कि 5 साल पहले, अरे बाप रे 6 साल पहले। मतलब ये एक तो बहुत दूर दूर जगह है, और हर आदमी अपनी अपनी जद्दोजहद में व्यस्त है। बिल्कुल। तो बहुत वक्फा गुजर जाता है। मतलब जब मैं दिल्ली कभी जाती हूँ ना, हिमाचल की लड़की जब कभी दिल्ली जाती थी और आज भी जाती है तो गुम हो जाती है। तो हिमाचल का जो लड़का है जब मुंबई जाता है तो क्या गुम हो जाता है? हाँ, कुछ
मेरे को ऐसी फीलिंग आती है परिवर्तन कि तो आते हैं, नो डाउट, व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं, और उस पूरी जगह का ना एक एक प्रभाव है जो आपके ऊपर हावी हो जाता है धीरे धीरे। इस पर बहुत अच्छे अच्छे नाटक भी आए हैं अच्छा कि कैसे एक मासूमियत जो है धीरे धीरे जो है वो एक मैच्योरिटी में तब्दील हो जाती है, और वो सब गुम हो जाता है जो थोड़ा सुनाइए, अपने बारे में सुनाइए, मासूमियत कैसे जो है नहीं वो होता है ना। जैसे देखिए ना, अभी एक हम पहले जाते तो बहुत होमसिक रहते थे, अचानक से याद आ रही है, चीज़ों की याद आ रही है, नाभा की याद आ रही है, यहाँ की याद आ रही है, वहाँ की याद, होमसिक हमेशा। अब धीरे धीरे आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को अनायास अपने आप से काट देते हैं एकदम से, कहते नहीं ये फालतू है, फिर ये चीज़ें फालतू हो जाती हैं, ये बिकम्स सो प्रैक्टिकल। नहीं तो ये एक तरह का वहाँ का है, पूरे एटमॉस्फेयर में कोई एक चीज़ है जो आपको, मुझे लगता है, मैच्योर्ड भी बनाती है। मैं इसको मैच्योरिटी कहूँगा। बिल्कुल। जैसे हम जब जाते हैं दिल्ली विल्ली जाते हैं तो हमें लगता है कि अलग अलग तरह के लोग आपको जज करने वाले, जो जो हिमाचल में नहीं है। हाँ। लोग आपको जज नहीं करते, नहीं जज करते, आपके बहुत- व्यवहार से आपको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर लोग आपको बदलने की भी कोशिश करते हैं, आपको धोखा देने की भी कोशिश करते हैं। दैट मेक्स यू प्रैक्टिकल। क्या होता है वहाँ ना, हम एक दूसरे के सामने इजी नहीं हो पाते हैं, हाँ। आसान नहीं हो पाते हैं। एक एक अजीब सा, जैसे कहते हैं, एक सीमा रेखा सी रहती है। मैं एक किस्सा सुनना चाहूंगी जहां आपको लगा कि ये जो है हिमाचली समझकर मुझको जो है बहुत हल्के में ले रहा है। हाँ, लिया है ना, कई बार लिया है, हाँ, तो कोई ऐसा किस्सा जो बहुत आप हल्के सुना सके? में। पहली बात तो ये है कि जब मैं पहली बार 1989 में ही चला गया था वहाँ, पास आउट होते ही बॉम्बे, उसके बाद मैं वापस आया था, मैं आपको बताऊँ। तो जब मैं गया था तो मैं एक प्रोड्यूसर से मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, कहाँ से हो? मैं कहा, जी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, शिमला। क्या किया क्या है? मैंने कहा, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट किया। हट, झूठ बोल रहे हो। अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लग तो नहीं रहे हो यार। मैंने कहा, सर इसमें लगने की क्या बात है? बिल्कुल। अब मैं कैसे लगूं? हाँ। अब इसमें लगने की क्या बात आ गई? तो अचानक से ना वो बहुत ही हल्के में, मतलब एक बाहरी चीज से वो तुरंत आकलन कर रहे थे मुझे। हाँ। तो ये मुझे बड़ा पिंच हुआ उस समय। तो फिर और मैंने उसको जब चैलेंज माना? हाँ, उसको चैलेंज की तौर पे बिल्कुल चैलेंज के तौर पर ही माना ना। लिया? आज जहाँ है वो चैलेंज हाँ, के बिल्कुल तौर पे चैलेंज, ना वो मानते। ठीक है, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाती है ना। बिल्कुल। तो फिर वो समय समय पर अटैकिंग उसमें आती है फिर। हिमाचल में जो बात है ना मेहनत करने की, हाँ जी, वो शायद किसी और शहर में है ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं है और जो कंसिस्टेंसी है यहाँ के लोगों में जी। और सबसे अच्छी बात पता क्या, बहुत शालीनता है व्यवहार में, और बहुत एग्रेसिव वो नहीं है, बिल्कुल। गुस्सैल, और वो बहुत वर्क करती है बॉम्बे में। हाँ, बिल्कुल। ये मैंने जाके देखा और मुझे बहुत लाभ हुआ इस चीज़ से। कहते हैं कि जो स्लो जो आदमी होता है वो दैट विन द रेस, कंसिस्टेंट एंड स्लो। हम अगर बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुने, है ना, हाँ, वो कहानी तो तो है ही। कछुआ जो है वो हमेशा जीत ही जाता जीत ही था। जाता। तो वो जो है वो हिमाचल के लोगों में भी है हाँ, मेरे ख्याल से। बस एक चीज़ ज़रूर है बॉम्बे में जो होनी बहुत ज़रूरी है, मैं यूथ से भी कहूँगा कि आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, टैलेंट होना। और आप लगातार उसे तराशते रहें, लगातार तराशते रहें। सरवाइव आप तभी कर पाएंगे, अन्यथा चाहे आप स्टार के बेटे भी हैं, कुछ भी हैं, कुछ नहीं होने वाला। जब आप 86 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए, उस समय फिल्मों का दौर था, बहुत बड़े बड़े कलाकार जो थे वो रंगमंच पर भी नज़र आते थे और फिल्मों में भी नज़र आते थे, बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो। ऐसा कौन सा अभिनेता था जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, और उसकी कौन सी बात ने आपको बहुत प्रभावित किया? 1986 में तो मैं कोर्स ही कर रहा था। हाँ हाँ मुझे हिमाचल के मनोहर सिंह मुझे बहुत प्रभावित करते थे। हाँ, एजी ऑफिस में काम करते हाँ जी, एजी ऑफिस में बिल्कुल, शुरुआती दौर में। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए तो मेरे बहुत सीनियर गुरुजन रहे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे वो मुझे बहुत सिखाते थे, समझाते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मेरा खास स्नेह था उनके साथ। अच्छा। और वो क्योंकि रेपेट्री में थे और चीफ भी रेपेट्री के थे, एनएसडी रेपेट्री के, उनके नाटक में बहुत देखा करता था, मुझे बहुत इंस्पायर करते थे वो। उनका ठहराव, उनकी बातचीत, उनकी स्पीच, उनका कैरेक्टराइजेशन जैसे करते हैं। मोहम्मद तुगलक का रोल तो जग जाहिर है बिल्कुल, पूरी दुनिया में।
तो उनसे मैं उस समय बहुत प्रभावित रहा। मेरे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई गलती की और उन्होंने डांटा हो, ऐसा कोई किस्सा नहीं आपको नहीं याद है? एक्चुअली क्या होता है जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी संस्था में जाते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत गौण हो जाती हैं। अच्छा। वो इसको बहुत नज़रअंदाज करते हैं, वो उसको बहुत ही स्कूल वाली चीज़ों की तरह नहीं लेते हैं। हाँ हाँ मतलब वो बिल्कुल ही उसको त्याग देने वाली बात होती है। हाँ हाँ। दे बिकम मोर फ्लेक्सिबल। अच्छा, जी। तो जब आप और कोई ऐसी जो एक्ट्रेस जो आपको लगा हो कि मैंने इससे काश मैं इसके साथ काम कर सकता? मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक हमारी ही सीनियर थी जो यहीं की थी, हिमाचल की? अनीता कंवर। अगर हाँ आपने बिल्कुल सुना। बिल्कुल, हाँ जी। अनीता कंवर। उनका घर अभी भी है यहाँ पर। हाँ वो आती हैं। हाँ, मैं उनसे शिमला में ही मिला था। हम्म। यहीं पर मिला था, जिन्होंने लाजो जी का रोल किया हाँ, था, मैं बहुत मुझे इम्पोर्टेंट। मालूम है वो माल रोड पे रहती हैं और बिल्कुल लिफ्ट के सामने उनका घर है। हाँ जी, अभी भी वहीं। अभी भी है। अब तो वो बहुत यहाँ पहले है, मैंने कहाँ है? उनका अब पता नहीं रहती है कि नहीं रहती है, हाँ। लेकिन वो काफी साल पहले तक आती थी यहाँ पर वो मुझे लगातार। बहुत प्रभावित करती थी एज एन एक्ट्रेस। लेकिन लाजो जी के बाद वो फिर पता नहीं उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव रहे होंगे, ये उनका निजी मामला है। लेकिन उनसे मिलना, उनसे बात करना, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा। मेरी हमेशा तमन्ना रही कि अगर मैं कोई प्ले करूं या कोई सीरियल में मुझे काम मिले तो इनके साथ मिले। वीर सावरकर में आपने कैसे काम किया? वाह, जी जी जी। एक्चुअली क्या था, बॉम्बे में प्रतिष्ठान है सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान। तो वेद राही एक बहुत मशहूर हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर और राइटर रहे हैं, जिन्होंने गुलगुलशन गुलफाम नाम का सीरियल दिया है। जी जी। वो ये फिल्म बना रहे थे, तो ऑडिशन होते हैं जैसे। तो उन्होंने कहा भैया, किसी ने मुझे कहा कि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान में सावरकर जी की फिल्म को लेकर ऑडिशन चल रहे हैं, तो जाओ जरा दे आओ। तो मैं गया, और उस समय इत्तेफाक से क्या था, मैं संजय खान का एक सीरियल कर रहा था जिसका नाम था जय हनुमान, अगर आपने सुना होगा उस सीरियल के बारे में। तो उसमें एक प्रसंग आया था, गोस्वामी तुलसीदास प्रसंग, 26 एपिसोड का, तो वो मैं कर रहा था। अच्छा काफ़ी पसंद किया गया वो, तो उसकी वजह से मैंने अपने बाल मुंडा रखे थे। अच्छा। मतलब मैं गंजा हुआ था। हाँ हाँ। तो बस उसी में मैं चला गया वहाँ। हम्म। तो जब मैं गया तो वेदराई ने मुझे देखा और मेरा ऑडिशन लिया उन्होंने। तो कहते, बेटा मैं आपको 4 दिन बाद बताता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर मैंने ये बाल, ये मैंने एक रोल कर रहा हूँ एक्चुअली, हाँ हाँ। तो ये बाल, कहते तो वो बाल नहीं थे, वही कैरेक्टर में काम कर गया। और मुझे जो है वीर सावरकर फिल्म में बाबा राव सावरकर का रोल मिला, जो उनके बड़े भाई थे, बिल्कुल बिल्कुल। जो अंडमान की जेल में दोनों भाई भाई एक साथ थे। थे। और बहुत समय के बाद भाई साहब को पता चला कि ये भी यही है, जो वो तेल की लाइन में खड़े हुए थे। अच्छा। हाँ। कोलू से तेल बिल्कुल, निकलवाते बिल्कुल, थे ना, हाँ वो जी, हाँ जी। जोत के उनको पूरा। आप गए हाँ वो जी। जेल गए होंगे आप? हम उस जगह पे शूट करके करके आए हैं अंडमान में, उस जेल के अंदर, और उन मशीनों पे शूट किया है। हाँ। मतलब उन मशीनों को हमने चलाया है चलाया है रियल में। रिसेट। उसके अंदर नारियल डाल देते थे, हाँ हाँ। और उसको यहाँ पर ऐसे जैसे बैल को जोतते ना, वैसे करके चला। इतना हैवी होता है वो, बाप रे बाप रे। और उसके बाद जो तेल निकलता है, उसके बाद ना उसके खोपड़े की वो निकालते हैं ऐसे, तो खींच की तो हाथ सारे कट जाते हैं कट ऐसे जाते थे। पूरे। और वहां पर वो लोग समुद्र के पानी से ही नहाने को दे देते हैं आपको। हाँ, नमकीन पानी। नमकीन पानी, उसी से नहाओ। तो ये सजा थी। तो वो सब हमने वहां पर किया सावरकर फिल्म में। जब आपने ये फिल्म की तो बहुत ऐतिहासिक है और हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास भी रहा है, और सावरकर की भूमिका को बहुत लोग पसंद भी करते हैं। तो किस तरह की फीलिंग आई जब आपने उस फिल्म में काम किया? तो फीलिंग क्या डेफिनेटली फीलिंग ये थी कि जिस सेल में हमने वो शूट किया, वो उन्हीं की सेल थी जहां वो 14 साल रहे थे। हम आपको बता नहीं सकते हैं, बाहर कैमरा लगा था, छोटी सी एक इतने से एरिया की। मैं उस जेल में गई हूँ। गए हो? तो उसमें तो बस इतना सा रोशनदान है, बिल्कुल बस बिल्कुल, इतना सा है ना। बिल्कुल। तो अब वहां पर हम गए हैं, कैमरा लगा है, और 2 मिनट में हम नहा लिए पसीने से। अच्छा। अब वो बार बार कट 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 कट, पसीना पोछो पसीना पोछो पसीना पोछो, बहुत शाइन कर रहा है। शाइन करना होता है ना कैमरा में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। फिर क्या, और फिर 2 मिनट बाद डायलॉग बोले, फिर पसीने से लथपथ।
मतलब वो मैंने देखा कि हम इतनी देर नहीं खड़े पा रहे, उन्होंने 14 साल यहाँ कैसे गुजारे होंगे यार। बिल्कुल। और इस एटमॉस्फेयर में जहाँ इतना डिप्रेशन है, चारों तरफ सिर्फ आवाजें आ रही हैं चीखने चिल्लाने की, सुबह देख रहे हैं नीचे तो किसी को कोड़े पड़ रहे हैं, कोई तेल की लाइन में लगा है, क्योंकि टाइम फिक्स होता था, इतने टाइम में इतना तेल निकालना ही है, नहीं तो फिर 2 बजे के बाद आपको उसी में जोत दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोने का चक्कर ही, सो भी नहीं पाते, सोने का तो नींद का तो, और नहीं तो फिर बाहर जेल के ऐसे आपको खड़ा कर दिया टांग जाता दिया, था, टांग दिया जाता खड़े रहो। तो क्या जिया होगा हमारे इन लोगों ने, सावरकर जी नहीं और भी जितने हमारे जितने क्रांतिकारी भी, हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल। क्या क्या जिया होगा। ये सारी फीलिंग हम लेकर आए थे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत क्या है, कहा जाए तो एक गर्व की बात है अपने जो इतिहास को इस यंग जनरेशन तक पहुंचाना, खास करके OTT प्लेटफॉर्म से, जो आज बच्चों के लिए मतलब सभी उसी पे देखते हैं, सारी फिल्में सारे सीरियल अब OTT प्लेटफॉर्म पे देखे जाते हैं। बिल्कुल जी। आपका क्या शिमला में कोई घर है अब हाँ जी, वर्तमान है कहाँ है? वर्तमान में भराड़ी में है। भराड़ी में। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी देर में आना होता है शिमला आपका? अभी तो पूरे 1 साल के बाद आए हैं, अच्छा। समय ही नहीं मिला बिल्कुल। यहाँ की जो यंग जनरेशन है, अब हम देखें तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो बॉलीवुड जा रही हैं, और अगर हम यहाँ का थिएटर भी देखें तो कहीं ना कहीं जिंदा नज़र आता है। बच्चे ट्रेन किए जा रहे हैं, खास करके सर्दियों की छुट्टी के दौरान वर्कशॉप लगती है। तो यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करेंगे कि उनको बॉलीवुड में, क्योंकि सच में पहाड़ से उस छोर तक जाना एक चैलेंज तो है। देखिए, मेरा इस दौरान इतने सालों में एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने देखा है कि बम्बई में बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए 40% यूथ, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो आप ये समझ लीजिए कि एक शब्द है जिसको कहते हैं अनाधिकार प्रवेश। तो ये एक अनाधिकार प्रवेश है 40% युवाओं का बंबई में। मैंने जैसा पहले कहा कि आप अपने हुनर में इजाफा करें, आपको पता लगता है कि हाँ ये मेरी फील्ड है। अब एक आदमी ने इंजीनियरिंग की हुई है, IIT किया है, ये किया है, वो किया, अचानक से एक्टर बनने को आ गया, तो ये वही हुआ कि मुझे अगर कह दिया जाए कि मुझे किडनी का ऑपरेशन करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है। तो बहुत सारा यूथ वहां पर इस तरह से पहुंचा हुआ है, और वो वहां पर एक विशियस सर्कल में फंस जाता है। हाँ। और फिर वो बस उसी में घूमते रहते हैं, और फिर वो गलत आदतों में पड़ते हैं। लड़कियां बेचारी वहां पर ऐसे फंस जाती हैं, फिर वो ना वो यहाँ आने के जोगे ना वहाँ, तो वो बस यहाँ पर ही वो करते रहते हैं। तो अगर एक्चुअल वाकई टैलेंट है, वाकई आपको लगता है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ और मेरा स्थान बनेगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप सादर आमंत्रित हैं। अदरवाइज अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, ये मैं कहना चाहूंगा। थोड़ा कड़वा आपको कांटेक्ट करें? नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। मैं तो हूँ ऐसा, मेरे साथ कई कांटेक्ट में हैं भी, इंस्टा पर भी मेरे साथ हैं और बातचीत भी करते हैं मेरे से, ऐसी बात। बहुत सारे बच्चे ना, हम देखें तो रील्स बनाते हैं। आप क्या हिमाचल के कितना फॉलो करते हो हिमाचल के बच्चों को? क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ट्विटर पर महिंद्रा ने, जो महिंद्रा मोटर्स के मालिक हैं, उन्होंने एक बच्चे को देहरादून से उठाया जो जादू दिखा रहा था। अच्छा। और उन्होंने उसको कहा कि ये जादू में अगर इंटरेस्टेड है तो मैं इसको जादूगर बना दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि जितने भी हिमाचली हैं, जो सफल हिमाचली हैं, और खास करके थिएटर के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, उनको ऐसे बच्चों को ट्रैप करना चाहिए। यस, बिल्कुल। क्योंकि और कई बार संसाधन नहीं होते हैं। हाँ, संसाधन नहीं होते। आपके पास टैलेंट होता है लेकिन संसाधन नहीं। जी बिल्कुल। ये जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, ये कई मानों में बहुत अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं है, और कई मानों में बुरा भी है। मेरिट्स डिमेरिट्स हर एक उसके होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा अच्छा टैलेंट छोटी छोटी रील्स के माध्यम से भी सामने आया है, जो वाकई सही मायनों में बहुत टैलेंटेड है, जैसे आपने बताया महिंद्रास को। हाँ, ऐसे ही बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस भी अभी इन बच्चों को
उठा रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपके फादर ने बहुत काम किया है। हाँ। मेरा इसलिए ये आपसे मतलब आशाएं हैं जुड़ गई जी। इस इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि आपके फादर ने यहाँ के थिएटर को खड़ा किया। बिल्कुल किया है, बहुत बहुत नाम किया है। हाँ, तो इसलिए वो आशाएं और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो ये इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे जी। कि और आप क्योंकि म्हारा पॉडकास्ट में है, दूरदर्शन का वेंचर है, तो दूरदर्शन के साथ आपकी यादों को अगर नाम मैं पूछूं तो बहुत गलत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, पूछिए। तो दूरदर्शन के साथ क्या याद है? कौन सा फर्स्ट सीरियल याद है? मैं उस समय से काम कर रहा हूँ जब DD1 ही था। हाँ, ये जी टीवी ये सब तो बहुत बाद में आए हैं। बिल्कुल। हमारा एक सीरियल आया करता था जो दिल्ली में ललित बहल नाम के एक बहुत फेमस प्रोड्यूसर उस समय होते थे, बहुत मैच्योर्ड और अच्छा काम करते थे। उनकी बीवी नवनिंदर बहल और ललित बहल ये सीरियल बनाया करते थे जिसका नाम था वेद व्यास के पोते, जो दूरदर्शन पे 10 एपिसोड का सीरियल था। हाँ हाँ, उसका पहले हीरो छोटे 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 बनते थे बिल्कुल। और वो 10 एपिसोड में इतनी खूबसूरत कहानी पिरोई जाती थी। बिल्कुल। तो वो मेरा पहला सीरियल था दूरदर्शन का जो बहुत कई बार टेलीकास्ट हुआ है। हाँ। और अभी भी आप उसे देख सकते हैं। हाँ। आपके पोर्टल पे। हाँ। तो दूरदर्शन का कोई और सीरियल जिसको के साथ बहुत जिसमें आपने काम ना किया हो, हाँ। लेकिन यादें हो, बचपन की यादें काम भी हो किया सकती और हैं। यादें भी हैं, दोनों है। दोनों है। हमने एक बहुत बड़ी सीरीज की थी उस समय जो कश्मीर टेररिज्म के ऊपर थी जिसका नाम था फिरदौस। हाँ, मैंने वो देखी हुई है ना? फिरदौस, हाँ। बिल्कुल। तो ये सीरीज हमने चंबा में और डलहौजी इस तरह बहुत शूट किया जिसमें मैं था, पीयूष मिश्रा बहुत हाँ, फेमस पीयूष वो मिश्रा, हैं, बिल्कुल। जाकिर हुसैन, हम लोग सारे उसमें थे उस समय। सौरभ शुक्ला, विजय राज, जितने भी आज देख रहे हैं हाँ। वो उस सीरीज में हम लोग काम किया करते थे। तो वो बिल्कुल आरंभिक दौर है जो जिसकी यादें मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगी। तो वो हम लोग आर्मी इलाके में इधर उधर शूट किया करते थे। आर्मी भी हमारे साथ होती थी उस समय। अच्छा। मतलब उनकी हेल्प हम लेते थे क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे होते थे जिसमें गोलियां चलानी है, ये है, वो है, भाग दौड़ है, एक्शन सीक्वेंसेस है। तो ये कुछ यादें हैं DD1 के ज़माने की जो मेरे साथ हैं। फिरदौस एक पूरी सीरीज थी, ये कमीशन सीरियल था ये, और इसकी 2-3 सीरीज आई थी उस समय, हाँ, एक के बाद एक के बाद एक। अच्छा, तो एक रैपिड राउंड हो जाए। जी। तो सबसे जो फेवरेट एक्टर पहले आपका, मेरा फेवरेट एक्टर आज के दौर में कभी भी? देखिए, अगर हम पुराने दौर की बात करें तो दिलीप साहब से बढ़कर कोई नहीं है, दिलीप कुमार साहब से। आज के दौर में भी बहुत अच्छे अच्छे अभिनेता हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे अनुपम खेर साहब बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे सीनियर है ड्रामा स्कूल के। मुझे मनोज बाजपेयी बहुत पसंद है, वो भी मेरे मित्र हैं सारे। पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आज के दौर में। रणदीप हुड्डा मुझे बहुत बेहतरीन कलाकार लगते हैं। जी। और फेवरेट एक्ट्रेस में मुझे आज के दौर में काफी सारी हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ मुश्किल हो जाती है तबू मेल्स मुझे के बहुत लिए। पसंद है, तबू बहुत पसंद है, दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है। और अगर बहुत सीनियर एक्ट्रेसेस की बात करें तो सुरेखा सीकरी जो अब नहीं रही हैं हमारी सीनियर, उत्तरा बावकर हैं, वो भक्ति बर्वे हैं, अपने माननीय नसीरुद्दीन शाह हैं, पुरी साहब हैं। ये सारे लोग हैं। और फेवरेट शहर निसंदेह मेरा शिमला ही है। हाँ। और फेवरेट फूड मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, मैं बताऊं। मुझे ना तुअर की दाल और चावल और आलू गोभी की सब्जी बड़ी पसंद है। हाँ, मेरी भी फेवरेट है। सिंपल, और अचार साथ में अचार आम का। हाँ। और देसी घी जरूर डलाओ। बिल्कुल। और अगर शिमला की बात करें तो फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? फेवरेट रेस्टोरेंट मेरा था एक टाइम में, जो अब नहीं रहा, डेविकोस। तो कोई याद भी सुना दे। डेविकोस में बहुत सारे लोग बैठा करते थे। हाँ। और महफिल लगा करती थी। तो कुछ और शिमला कॉफी हाउस। अच्छा, तो कॉफी हाउस में तो बड़ी बड़ी रचनाएं हुई हैं, बड़े बड़े हमारे नाटक लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी यहाँ बैठा करते थे, राजनीतिक चर्चाएं यहाँ होती हैं। मेरे फादर के साथ बलराज जी और ये सब घंटों बैठा करते थे वहां पर। बिल्कुल।
ये सारी जो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की नींव रखी गई है वो सारी वहीं पर रखी गई है। डेबिकोस से हमारा इसलिए संबंध है क्योंकि जब हमारी वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ पर चल रही थी ड्रामा स्कूल की, तो हमारी अक्सर बैठ के वहाँ बहुत होती थी, शामें वहाँ गुजरती थी, क्योंकि हम आगरा बाजार पे काम कर रहे थे हबीब तनवीर साहब के, तो ज़्यादातर लोग कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता था, आज मेरी तरफ से आज ये सब। तो वो वाला किस्सा भी सुनना चाहेंगे जब किसी ने स्पॉन्सर किया हो, आपने जबरदस्ती फंसा लिया हो, क्योंकि उस जमाने में स्पॉन्सर करवाना भी एक कला होती थी। बहुत कला होती थी। इनफैक्ट सुबह से ही स्पॉन्सर्स ढूंढने शुरू हो जाते थे। कि आज कौन बलि का खिलाएगा? बकरा कौन बनेगा, ये तलाश था। अबे भूपी को ले लो यार, दयाल को ले लो, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। या प्रवीण चांदला पोटैटो रिसर्च में नौकरी करते, ये सही रहेंगे। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई किस्सा जब कोई करना ना चाहता और आपने करवा लिया हो? चांदला जी को तो हम अक्सर पकड़ लिया करते थे। अच्छा, बिल्कुल। चांदला जी रहते थे क्योंकि वो हमारे सीनियर भी थे ना उस समय थोड़े। हाँ। अशोक हंस साहब के साथ भी था हमारा। अच्छा, अशोक हंस साहब ने सुना होगा ना, हाँ, अशोक नाम हंस, सुना, हाँ। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। उनसे प्ले राइट शायद भी मैं थे मिली वो भी हूँ। और डायरेक्टर भी थे, हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ हमारा काफी रहा। और ऐसा कोई जो शिमला का ऐसा कोना जो आज भी आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर लोग जाके बैठते हैं जब उदास होते हैं तभी, क्योंकि एक पहाड़ी ऐसी जगह होता है जहाँ आप खुशी भी मना सकते हो और दुख भी मना सकते हो। ये ना एक जगह है, मैं नाम कैसे लूं, जगह बताइए तो मैं कोशिश ये करूंगी। जाखू में कोई बेंच कोई ऐसे है ना, हाँ। क्या है उसका नाम है लवर्स बेंच। लवर्स बेंच। हाँ। हम लोग वहाँ पहुंच जाते थे एक्चुअली। अच्छा। एक टाइम में वहाँ तो पर वहाँ हमारी तो एक आंटी रहा करती थी, कपूर आंटी कहते थे, उनके घर जाते थे और धीरे से वहाँ को खिसक लेते थे। अच्छा, तो वहाँ तो बीट्स कॉलेज भी पास में हाँ, है। बीट्स कॉलेज भी पास में, हमारी भी धड़कने बीट किया करती थी उस तो समय। कोई ऐसी, हालांकि नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन डेफिनेटली किस्सा- तभी तो किस्सा- जाते थे वहाँ पे। तो किस्सा लेके सुनना चाहेंगे जब आपने किसी का पीछा किया और नहीं, वो ना डेफिनेटली मिली हो। जब आप यूथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं मित्रताएं होती हैं आपकी, आकर्षण भी होते हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो और वो भी जब ऐसी जगह पर आप हों। तो क्या चीज आकर्षित की उस लड़की में, आपको क्या चीज आकर्षित? देखिए उस समय क्या होता है, बहुत वैसा प्रेम होता है, मतलब जैसे Superfluous। स्पॉन्टेनियसली हो जाती है ना कोई चीज एकदम से। फर्स्ट क्रश, हाँ, क्रश आ जाता है, मतलब इट्स नॉट लव, इट्स क्रश। इट्स क्रश। और आप क्या होता है, एक पूरी फिल्मी उसमें जी रहे होते हैं। वो बहुत मैच्योरिटी नहीं होती, वो एक फिल्मी वो होता है जो फिल्मों से प्रभावित होता है। और क्योंकि हमारे दौर की फिल्में थोड़ी थोड़ी पुरानी रही हैं, तो अचानक अपने आप को कभी राजेंद्र कुमार समझ लिया, कभी कोई हीरो समझ लिया, और उसी में रातें गुजार दी। ये सब तो होता नहीं था कि बातचीत, तो खत लिखा, खत कभी बड़ी लिखा ऐसी कोई खत? बहुत सारे खत लिखे हैं, ओह, बहुत सारे खत लिखे हैं, और बाकायदा चुपके दिए भी हैं, यूं ऐसे लिए भी हैं। अच्छा, वो एक अलग ही रस था। हाँ। और शिमला तो एक ऐसी जगह थी हाँ, जो कि देखिए मैं ना, खुद जगह पली का है बड़ी ना, हूँ, देखिए ना प्रकृति क्या छटा है मतलब ये। वहां पर लड़कियों का पीछा करना और उन्हें हाँ, खत देना, हाँ। ये बड़ा नॉर्मल हाँ। था। और पुराने गाने गाने का बड़ा शौक था। कोई ऐसा गाना गुनगुना दीजिए फिर। हाँ, बहुत सारे। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो ना बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले रे, यही बतियां सुन सुन के जिया मोरा डोले। आपका ये गाना सुनकर तो ये पहाड़ पुराने का लोग, देखो ना, पहाड़ का अंदाज देता है ना गाना। बिल्कुल, अभी भी काफी लोगों के मन डोल जाएंगे वैसे। तो देखिए कलाकार है, रोमांटिक तो होंगे। हाँ, बिल्कुल। रोहिता जी, आपने अपना समय निकाला और स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।